हेलो बच्चों बच्चों आपको पता है कि आज हमारा अभी 2 घंटे पहले यूपीएससी सीएससी का 2026 का प्रीलिम्स का पेपर था। सो वी हैव सेट डी एंड वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटी सेक्शन। हम पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है मिस्टर एक्स अ सीनियर ऑफिसर वाज ओवरसीइंग अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। एक बंदा है मिस्टर एक्स, वो सीनियर ऑफिसर है और वो क्या कर रहा है, पैंडेमिक में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ओवरसी कर रहा है। ही फाउंड दैट अ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर वाज रिस्पांसिबल फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर था, उसको ड्यूटी थी वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। वाज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी टू मेक प्रॉफिट्स, वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, किसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए। डिस्पाइट इमेंस प्रेशर टू मैनेज द इशू, डिस्पाइट इमेंस प्रेशर टू मैनेज द इशू due to vested interest, he raised his voice based on the principles of public administration which he learned during various training programs attended course across his career. He reported the issue to the appropriate vigilance authority and halted the contract to ensure citizen welfare. Which among the following principles of public administration which was most strongly demonstrated by Mr. X action? हमें बताना है कि मिस्टर एक्स ने कौन सी चीजों को प्रमोट किया है या कौन सा प्रिंसिपल को उसने क्या किया है, इन प्रैक्टिस लेकर आया है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यूपीएससी ने आपका एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, उसने एनालिसिस दिया, उसने आपको एक केस स्टडी दी और बोला कि जो आप जीएस 2 में गवर्नेंस की बात करते हो, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, आप पॉलिटी की बात करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, उसके ऊपर आपके एक क्वेश्चन है, तो ये केस स्टडी की तरह क्वेश्चन है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया है, मिस्टर एक्स ने अकाउंटेबिलिटी शो की है, किसके लिए, अपने एक्शंस के लिए। उसने बोला कि मैं अकाउंटेबल हूं, अगर मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूं तो मुझे अकाउंटेबिलिटी शो करनी है और सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना है। तो ये क्या था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 था इसका। फिर बेटा नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 77, वो भी आपकी केस स्टडी है। वो कहता है कि इन अ मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास ये बच्चे हम अपने इससे पढ़ते हैं। वो कहता है इन अ मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट वेयर बोथ इकोनॉमिक कंपटीशन एंड हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस frequently led to community tension, a flashpoint has arisen with the government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet, sparking protests by the tribal community, which claimed that the land was sacred and critical to their cultural identity. तो ये लैंड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और ये किसके अंदर कंट्रोवर्सी है, ये किसके अंदर कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, लैंड वर्सेस क्या कहते हैं उनका कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। एट द सेम टाइम अर्बन रेजिडेंट्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज At the same time, urban residents and local industries supported the project, citing severe solid waste challenges and health concerns due to lack of proper disposal site. The conflict has escalated with road blockades, social media campaigns and allegations of police excesses. वो कहता है कि जो एक कंपटीशन है, इसने क्या किया, इसने एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक धरना या एक स्ट्राइक का फॉर्म ले लिया है लैंड ग्रैब के लिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप वहां पे क्या हो, आप वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल यू आर टास्क्ड विद रिजॉल्विंग द सिचुएशन थ्रू मीडिएशन, ensuring a sustainable outcome that balances environmental needs, tribal rights and urban public health. तो हमने दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपने किसका ध्यान रखना है, सबसे पहले कि जो भी आपकी इंटरवेंशन है वो क्या हो, सस्टेनेबल आउटकम हो, वो एनवायरमेंट को बैलेंस करे, एनवायरमेंटल नीड्स को, ट्राइबल राइट्स को और अर्बन पब्लिक हेल्थ की जो चीजें उसको वो क्या करे, बैलेंस करे। तो मैं इन्होंने रेफरेंसेस दिया और बताना है कि कौन सा रेफरेंस परफेक्ट है इस सिचुएशन के लिए। तुम रेफरेंसेस पढ़ते हैं तो पहला हमें उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बोला है अ सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो। A successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing the technical alternative. बिल्कुल सही बात उन्होंने बोला है कि जो भी आप सोल्यूशन लेकर आओगे आपने सबसे पहले स्टेक होल्डर से बात करनी है, उसके कंसर्न को एड्रेस करना है। तो ये पॉइंट वैलिड है। इन्होंने हमसे क्या पूछा कि कौन सा रेफरेंस है, अच्छा रेफरेंस कौन सा है, तो फर्स्ट रेफरेंस हमारा वैलिड है। सेकंड रेफरेंस क्या है, द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड, the government should move ahead with the project without delay to address the urban health concerns which outweigh the sentiments of a small group. तो उसने बोला कि जो सरकार है वो प्रोसीड करे पर क्या करे, डिले के बिना, और लोगों की जो चीजें उसको एक्नॉलेज ना करे। तो ये चीज गलत है। सेकंड चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, किसके लिए, ड्यूटी के लिए। थर्ड चीज क्या है, क्रिएटिंग अ मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग platform including tribal leaders, environmental experts and municipal representatives to build mutual understanding and help de-escalate the situation. ये भी ठीक है। उन्होंने बोला कि एक मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग लेकर आओ, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, उनसे पूछो और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। तो ये भी वैलिड है। फोर्थ है कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ESIA एंड शेयरिंग फाइंडिंग्स ट्रांसपेरेंटली विद बोथ साइड्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या था हमारे पास, अगर हम सेकंड को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज ए। तो आपका 77th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं।
यहां पे भी एक हमारे पास एक केस स्टडी है, तो लेट्स सी द केस स्टडी। वो कहता है मिस्टर एक्स एक्स इज अ मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिशियल वर्किंग इन द अर्बन डेवलपमेंट department of a major city. Recently, she was involved in approving a contract for a public infrastructure project, a new community park. तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? A new community park की, a new community park. वो कहते हैं during the approval process, she received a piece of confidential information indicating that one of the shortlisted contractors had a history of poor workmanship and allegations of corruption in other cities. दो नथिंग हैड बीन लीगली प्रूवन, तो उसको एक टिप मिली है पर वो लीगली प्रूव नहीं हुई है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर वाई एडवाइजेज हर not to disclose this information to the project committee or the public because it could delay the project and damage the city's reputation. वो कह रहा है कि इसको आप क्या करो, नॉट डिस्क्लोज, आप इसको डिस्क्लोज मत करो, अपने तक इंफॉर्मेशन रखो। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और सिटी की रेपुटेशन भी किस पे लग जाएगी? स्टेक पे लग जाएगी। हाउएवर मिस एक्स believed that withholding such information कंप्राइज ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। वो कह रही है कि ये गलत है कि अगर विद होल्ड किया तो वो किस चीज को कंप्राइज करेगा? लोगों की ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को। तो आपने बताना है कौन सा फिजिबल सोल्यूशन है इसमें से। अच्छा बच्चे, जो ये मार्क कर रहा है ना, ये किसी कैंडिडेट का पेपर है, तो ये हमारा पेपर नहीं है, तो कैंडिडेट का है, तो आपने इसके ऊपर नहीं जाना। लेट अस रीड एंड लेट अस रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहला क्या है? व्हाट अमंग द फॉलोइंग शुड मिस एक्स नाउ डू। तो मिस एक्स क्या करे? पहला कहता है इमीडिएटली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट कमिटी एंड द पब्लिक। इमीडिएटली डिस्क्लोज करे नहीं, इमीडिएटली डिस्क्लोज नहीं कर सकती। उसको क्या, किस चीज का टर्न करना पड़ेगा, किस चीज की वेट करनी पड़ेगी, उसको अपनी टर्न की वेट करनी पड़ेगी कि वो कैसे डिस्क्लोज करेगी। सेकंड क्या है? रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्टलिस्ट टू प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट्स इंटीग्रिटी। वो कर सकती है पर इसका ना कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हो सकता है वो कह देगी जी मिस एक्स कोई ड्राइव डिमांड करी थी या उसकी एनिमोसिटी है, तो ये सोल्यूशन नहीं है। थर्ड क्या है? प्रपोजल लिमिटेड disclosure to an oversight committee while keeping the information confidential from the public for the timing। ये बेस्ट सोल्यूशन है। लिमिटेड डिस्क्लोजर है कि वो डिस्क्लोज कर दे किसको? कमिटी को, लोगों तक अभी वो बात ना पहुंचे, कॉन्फिडेंशियल रखे। क्यों? क्योंकि जब कमिटी अपना डिसीजन देगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स को हमने कैसे रिजॉल्व किया। तो ऑप्शन क्या बनता है इसको? ऑप्शन 3। फिर बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। तो 79 भी एक केस स्टडी की तरह ही है। वो कहता है एक्स वाज एड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ। अभी आर्टिकल 13 की बात करता है। अच्छा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है रिपीटेड है। क्यों? क्योंकि लॉ के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से है, लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया, डिस्कस करते हैं इसको क्लास में। एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ की बात की गई जो फंडामेंटल राइट्स वाला आपका है of India, X explained that the meaning of the term law in the Constitution of India was very comprehensive। वो कहता है बहुत बड़ी टर्म है, बिल्कुल सही बात है, comprehensive है बहुत। It included ordinances, orders and even rules and regulations। सही बात है। Why pointed out that the term law in Article 13 also included customs or usages having in the territory of India the force of law to which X was not convinced। अब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट है, एक X का एक Y का। X ने एक अपना व्यू पॉइंट दिया, Y ने बोला कि इसमें कस्टम्स और यूसेजेस भी आएंगी, तो दोनों का डिफरेंट व्यू पॉइंट है। दोनों ही कह रहे हैं कि चीजें किसके अंदर आएगी? लॉ के अंदर आएगी, पर X कन्विंस नहीं है Y की बात से। बेस्ड ऑन द अबव सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमने करेक्ट कंक्लूजन बताना है। पहला क्या है? X इज करेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। यस, बिल्कुल ठीक है। इंक्लूडिंग द व्यू ऑफ नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम नहीं। अब कस्टम्स भी बच्चे, वाई की बात भी बिल्कुल ठीक है, कस्टम्स भी पार्ट है, अकेले एक्स ठीक नहीं है। सेकंड है द व्यू ऑफ वाई दैट लॉ इंक्लूडेड कस्टम्स इज नॉट करेक्ट नहीं। लॉ में बेटा कस्टम्स आते हैं, कस्टम्स ट्रेडिशन सब आते हैं लॉ के अंदर, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड है द व्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। यस, एक्स अपनी जगह सही है बच्चे और वाई अपनी जगह सही है। द व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट नहीं, ये पार्शली नहीं है, एक्स भी सी है। तो ऑप्शन के इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज सी की दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही ठीक है, इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली दोनों सही बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या आंसर क्या है? आंसर इज सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 80 आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 बात करता है, वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने सही फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़नी है। पहली क्या है? देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कहता है कोई भी आर्टिकल नहीं है दैट स्पेसिफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कहता है कि कोई भी आर्टिकल नहीं है। अब यहां पे ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगर हम आर्टिकल 393 पढ़ेंगे
वो इस चीज को जस्टिफाई करता है कि आर्टिकल है, ऐसा नहीं है आर्टिकल नहीं है, तो वो कहता है कि आर्टिकल है, नो को काट दो, आर्टिकल है जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड कहता है देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड रिपील्ड। तो नो आर्टिकल नहीं, आर्टिकल है, और आर्टिकल का नाम क्या है, 395। अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल का नाम क्या है, 395। थर्ड कहता है देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस 26 जनवरी 1950 एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है, आर्टिकल हमारे पास है, आर्टिकल है 394। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कोई भी करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वी हैव रेफरेंसेस टू द आर्टिकल्स जो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं। देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, यस। देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स, नहीं। देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज बी, दैट इज देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट टू दिस जस्टिफिकेशन। हमारे पास आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और आर्टिकल्स हमें बताते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज बी। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 81, which of the following statements with regard to the persons with disability in India is are correct। तो उन्होंने बोला कि कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। तो देखते हैं। पहला है the rights of persons with disability act, an act passed by the parliament of India in 2018 mandates reservation in education and employment, places a legal duty on government to ensure accessibility and non discrimination। ये सारी बात करेक्ट है, जो यहां से लेके यहां तक है ना बेटा, ये सारी बात करेक्ट है। इसमें गलत क्या है, ये ईयर क्या है, 2016 नॉट 2018। तो ईयर यहां पे गलत है, बाकी सारी बात इस एक्ट की ठीक है। सेकंड आपका आता है द सुगम्य भारत अभियान फोकसेस ऑन अचीविंग यूनिवर्सल accessibility फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अक्रॉस 3 डोमेन्स बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहा है बच्चे, कोई गलत बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात कर रही है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, कोई गलत बात नहीं कर रही है। फर्स्ट में क्या था हमारे पास, 2016, बाकी सारा ठीक है, ईयर गलत हो गया, यह सही है। थर्ड आता है द नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक बॉडी की बात कर रहे हैं, इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज। अब यहाँ बेटा मिनिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। मिनिस्ट्री क्या है, सोशल जस्टिस। तो ये स्टेटमेंट भी मिनिस्ट्री की वजह से गलत होगी। अब यहाँ पे हम नीचे अगर देखेंगे तो हमें एक चीज ध्यान है कि हमारा फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, सेकंड हमारा सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, सिलेक्ट द आंसर। आंसर क्या है, आपसे पूछा है कि कौन सा आपका आंसर ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 2 ओनली, क्योंकि फर्स्ट भी हमारा गलत हो गया ईयर की वजह से, थर्ड हमारा मिनिस्ट्री की वजह से गलत हो गया। तो आंसर क्या, ऑप्शन इज 2, दैट इज 2 ओनली। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा आपका 82, किसकी बात करता है, ट्राइबल एरियाज की बात करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। वो बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, और वो कहता है कि आप बताओ कौन सा ठीक है। तो पहला है प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर गिवन इन 5th शेड्यूल। नहीं, शेड्यूल क्या है, 6th। तो पहले आपकी क्या होगी, गलत। सेकंड है सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन सर्टेन इनकम्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक गलत हो गया, क्यों, शेड्यूल का 6th, बाकी दोनों ठीक है। Which one of the following conclusions based on the above statements is correct? पहला क्या है, there are 2 correct statements that include statement 2। ठीक है, ये जस्टिफाई करता है, ये ठीक है। अभी हम बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। There are 2 correct statements that the are statements 1 and 3। नहीं बेटा, 3 करेक्ट है, 1 गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। There is only 1 करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं, 2 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। All the 3 statements are करेक्ट, नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर या मोस्ट फिजिबल आंसर क्या बनता है, There are 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स that include statement number 2। तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। ठीक है जी, फिर हम क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इस बार ना ये प्रीलिम्स में पार्लियामेंट को ज्यादा वेटेज नहीं दी है, और बड़े ही एम्पलीफाई करके क्वेश्चंस पूछे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे हैं। यहाँ पे एक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पहला क्या है,
अनस्टार्ट क्वेश्चंस आर दोज टू विच अ मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर इन द हाउस। दूसरा आपका क्या आता है, स्टार्ट क्वेश्चंस आर दोज विच अ मेंबर डिजायर्स अ रिटर्न आंसर। थर्ड आपका है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन अनस्टार्ट क्वेश्चन। आपने क्या बताना कौन सा करेक्ट है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी ही गलत है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द नोट्स क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम द नोट्स, हम इसका हैंडआउट आपको क्लास में देते हैं। फिर क्वेश्चन आपका 84 है, वो किसके ऊपर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कमिटीज ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कमिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की। पहला क्या है, ऑल्दो मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नहीं बेटा, चेयरमैन का कोई रोल नहीं, आपको पता है रोल किसका आता है, स्पीकर का। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा, ये रिवर्स है बेटा। 20 मेंबर्स कहां से आते हैं, लोकसभा से, 10 मेंबर्स कहां से आते हैं, राज्यसभा से। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस कमिटी। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट द यूनियन मिनिस्टर। अब बेटा यहाँ पे ना अब स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, बड़ी ही वेग है, एक तरफ कह रहे हैं नो मिनिस्टर, फिर एक तरफ कहते हैं एक्सेप्ट दिस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट दे एंटर द ऑफिस। नहीं, टेन्योर कितना है, एनुअली। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस बेस्ड ऑन द अबव इज आर करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन इज डी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, एक मिशन है सुदर्शन चक्कर, उसकी बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन सुदर्शन चक्कर ऑफ इंडिया, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, इट एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर डिफेंस एंड बैलिस्टिक मिसाइल, इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। द मिशन इज बीइंग डिजाइन्ड टू एनहांस रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्सेज, रीइंफोर्सिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। वन ऑफ द मिशन इज टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया। नहीं, ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या आपका आता है, 1 and 2, ये नहीं है। ऑप्शन क्या है, 1 and 2 दैट आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन आपके 86 की बात करते हैं बच्चे, ठीक है जी, ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। तो पहला है आपका मैत्री सेतु बिल्ट ओवर फेनी रिवर, बिल्कुल ठीक है, फेनी रिवर के ऊपर है। कनेक्ट्स रामगढ़ इन इंडिया विद सबरूम इन बांग्लादेश। अब ये है ना, अगर पढ़ते हैं स्टेटमेंट बिल्कुल हमें सही लगती है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि रिवर बिल्कुल ठीक है, प्लेस का नाम बिल्कुल ठीक है, और कंट्री का नाम बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है, जो ये रामगढ़ है ये कहां पे है, ये बांग्लादेश में है, और सबरूम कहां पे है, सबरूम इंडिया में। तो इसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि रामगढ़ कहां पे है, वो बांग्लादेश में है, सबरूम कहां पे है, वो इंडिया में। इन्होंने ये प्लेस रिप्लेस कर दिया, इसकी वजह से ये पॉइंट हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड आपका आता है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार। अब ये म्यांमार के साथ नहीं करता, किसके साथ करता है, नेपाल। किसके साथ करता है बच्चे, नेपाल। थर्ड है मेची ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेस कनेक्ट पानी टैंकी बाईपास इन इंडिया विद काकारिवती इन नेपाल। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, 3 ओनली। थर्ड हमारा ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। बच्चे यहाँ पे ना प्लेस इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, बाकी सारी चीजें पढ़ने में ठीक है, पर एक प्लेस इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। फिर आपका क्वेश्चन आता है 0 FIR के ऊपर 87 नंबर, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट a zero first information report under BNSS 2023 is correct। तो कौन सी करेक्ट है उसको देखते हैं। पहली क्या है, 0 FIR कैन बी लॉन्च्ड एट अ पुलिस स्टेशन इवन दो द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। बिल्कुल सही बात है, कहीं पे भी ऑफेंस हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी टेरिटरी में 0 FIR कराओ, कहीं पे भी FIR करा सकते हो। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर अ 0 FIR हैज बीन लॉन्च्ड may with the permission of the competent authority initiate a preliminary inquiry। तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है बच्चे, उसको करनी ही पड़ेगी। तो ऑप्शन क्या हो गया है, ये गलत हो गया है। थर्ड है अंडर 0 FIR इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इंफॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। तो ऑब्लिगेटरी नहीं है बच्चे, ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ये ऑप्शनल, ये भी क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन क्या आता है, सी दैट इज 1 ओनली। फिर आपको ये दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन, आपने मैच करना है। पहले हम देखते हैं CEIB। फर्स्ट आपकी है CEIB,
CEIB में कहते हैं कि टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है नहीं बच्चे, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के अंडर है, तो ये MHA के अंडर नहीं है। दूसरा आपका SFIO, तो ये इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है नहीं, ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। थर्ड आपका CBI है, तो ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, टू प्रिजर्व वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड एंश्योर द हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। तो ये क्या इस मिनिस्ट्री के अंडर है, यस। तो ऑप्शन क्या आपका आता है, इज आर गिवन करेक्ट, तो एक ही करेक्ट है, बाकी दोनों आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। एक आपकी क्या है, एक आपकी करेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैड नॉट बीन रैटिफाइड बाय इंडिया। तो कौन से रैटिफाइड नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको नहीं पता होगी चीजें तो आपका इसका अगर आप आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आता है आपकी कि फर्स्ट रैटिफाइड है, यस फर्स्ट रैटिफाइड है। सेकंड रैटिफाइड है अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ये भी रैटिफाइड है। थर्ड रैटिफाई किया इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, नहीं। जिनीवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्संस, नहीं। कन्वेंशन ऑफ रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, नहीं। ये तो बड़ी करंट वाली है। तो ऑप्शन क्या आता है 3, 4, 5 दैट आर नॉट रैटिफाइड, बाकी सारी ही क्या है, रैटिफाइड है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, वो किसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका कहता है कि आपका एक AI इम्पैक्ट समिट हुआ है 2026 में न्यू दिल्ली में, उसकी बात करता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम पहला क्या है, द समिट्स इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क वाज बेस्ड ऑन 3 फाउंडेशनल सूत्रास, 3 ही थे। पहला पीपल, करेक्ट। दूसरा प्लानिंग, नहीं। तीसरा क्या है, प्रोग्रेस टेक। तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी आएगा प्लैनेट, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। दूसरा कहते हैं द प्रियम्बल ऑफ द समिट स्ट्रेसेस democratizing AI resources which acknowledges the charter from democratic diffusion of AI as a binding। बेटा बाइंडिंग नहीं है, ये नॉट बाइंडिंग है। इंडिया ने कोई भी चीज बाइंडिंग साइन नहीं की, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI इम्पैक्ट वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 चक्रास, दैट इज पिलर्स which included access for social empowerment, AI for science and secure and trusted AI, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या गया बच्चे, 3 ओनली। तो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 91, which of the following connectivity projects is are part of cooperation between India and ASEAN। तो इंडिया और आसियान में कौन सा है, तो हम देखते हैं। पहला क्या है, काला धन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये भी है। IMT ट्राइलेटरल हाईवे, ये भी है। अगरतला अखूरा रेल लाइन, ये नहीं है, क्यों, ये इंडिया और बांग्लादेश में, और बांग्लादेश उसका पार्ट नहीं है। बांग्लादेश किसका पार्ट नहीं है, आसियान का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए। बड़ा ही डायरेक्ट, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज है टॉपिक की। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है बच्चे आपका, आपने लिस्ट को मैच करना है। तो पहला आपका आता है माघा दीचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इंडिया और भूटान के, बेटा ये इसमें आएगा इंडिया और भूटान। दूसरा आपका आता है रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस, ये लेह लद्दाख में है। तो इसमें हमारे पास को कौन हेल्प कर रहा है, अफगानिस्तान, इसमें आएगा 2, ठीक है। थर्ड आपका है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिकोया, डिकोया, यहां पे हमें कौन हेल्प कर रहा है, श्रीलंका, फॉर श्रीलंका। और यहाँ पे 1 है कि दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज, वो कौन सी है हमारी, मालदीव्स। तो ऑप्शन आपका क्या बनता है, 3241, 3241, ऑप्शन इज बी, दैट इज 3241। फिर नेक्स्ट बच्चे आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर इज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो पहली भी है, दूसरी भी है, थर्ड नहीं है, थर्ड है रशियन। तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती। तो ऑप्शन क्या है, 1 एंड 2। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लेटफॉर्म्स ऑफ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इन इंडिया। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की पहली क्या है, द कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस इन विच मेंबर स्टेट्स टेक बाइंडिंग डिसीजन बाय कंसेंसस। तो बेटा जहां पे ये वर्ड है ना, इसके ऊपर फोकस करना है, नॉन बाइंडिंग है या नॉट बाइंडिंग है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब आपने ये देखना, अगर आपको नॉलेज है ना कि ये फर्स्ट गलत है, तो हमारा ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, हमारा ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शंस कौन से बचते हैं, सेकंड एंड थर्ड। द अबू धाबी डायलॉग इज अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस अमंग एशियन कंट्रीज ऑफ लेबर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टू फैसिलिटेट रीजनल कोऑपरेशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मोबिलिटी, बिल्कुल सही है। अब सेकंड सही है, तो ये भी सही हो सकता है, हमारा ये भी हो सकता है। इन दोनों के अंदर क्या है, अभी डाउट है, क्योंकि अभी हमने थर्ड नहीं पढ़ा।
द ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड अपॉन द प्रपोजल ऑफ अ फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल इज अ वॉलंटरी फोरम हुज डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या आता है? हमारा ऑप्शन है 2 and 3, दैट इज सी। आंसर क्या है? सी, 2 and 3। ठीक है जी। फिर हम क्वेश्चन नंबर अपना 95 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज। आपने देखना और बताना है कि किसने नोबेल पीस प्राइज 2 बार जीता है। ठीक है जी, किसने जीता है? पहली आपकी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको कब मिला है? इसको 2020 में मिला है और इसने अभी तक एक ही बार ही जीता है, ओनली वंस। 2020 में मिला है और इसने अभी तक एक ही बार जीता है। सेकंड आपका था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसको 1965 में मिला था और इसने भी अभी तक एक ही बार ही जीता है। थर्ड आपका आता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। हाँ, इसको 2 बार मिला बच्चे। एक आई थिंक इसको मिला 1954 में, एक मिला 1981 में। फिर आपका फोर्थ आता है, इसको भी एक ही बार मिला है। तो ऑप्शन आपका 3 है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1969 में मिला है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही स्पेसिफिक, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ईयर्स याद करना बड़े मुश्किल है, बड़ा वेग क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन का क्या था? ऑप्शन इज दैट इज 3। फिर आपका अब ये देखो, एक और मुश्किल क्वेश्चन है। यूएन पीस कीपिंग मिशंस के आपको ईयर पूछे हुए हैं कि आपने मैच करना है। ठीक है जी। पहला आपका है UNMIL, UNMIL। तो इसका क्या है? ये 2003 से लेकर 2018 तक चला था। ठीक है जी। दूसरा आपका MINURCAT, मिनुरकैट का 2007 से 2010 तक। तो इसका आ गया 1। फिर आपका था मिनस था। इसका हमारे पास क्या है? इसका 2004 से लेकर 2017 तक। बेटा ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फिर आपका लास्ट में आता है अनमिसात। इसका क्या है? 2002 से 2005। तो 3142 इसका बनता है। तो ऑप्शन क्या है? बी। अब ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, नॉट टू बी अटेम्प्टेड। क्यों? क्योंकि आपने अगर इतना डीप नहीं पढ़ा तो हम इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने प्रेशियस टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी सिर्फ पेपर इसको क्रैक करना है। फिर क्वेश्चन आपका 97 आता है। अभी अब स्पेसिफिकली बिम्स्टेक का क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि किसका सेंटर कहां पे प्लेस्ड है। ठीक है जी। पहला आपका आता है बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी। कहां पे? ये थिम्पू में है। ठीक है जी। दूसरा आपका आता है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। ये कहां पे है? ये बैंगलोर में है। थर्ड आपका आता है बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। ये कहां पे है? ये आपका नोएडा में है। फोर्थ आपका आता है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। कहां पे है? ये आपका कोलंबो में है। तो ऑप्शन क्या है? 4213। 4213 ऑप्शन है सी। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आता है तो इसको खेलेंगे, नहीं आता तो इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये भी बड़ा बेकार क्वेश्चन है। क्यों? अगर नहीं आता तो नहीं खेलेंगे। पहला क्या है? 3 कॉर्पस दीमापुर में है। ठीक है जी। 4 कॉर्पस तेजपुर में है। 14 कॉर्पस लेह में है और 33 कॉर्पस कहां पे है? ये बेटा आपका वेस्ट बंगाल में है, सुकना। अभी वेस्ट बंगाल का आपके इलेक्शंस हुए थे तो ये बहुत हाईलाइटेड था। कहां पे? ये सुकना में है। तो कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है? दैट इज ऑप्शन डी, 33 कॉर्पस। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, पॉलिसी के प्रोग्राम के ऊपर है आपका। ये आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के ऊपर है, स्कीम के ऊपर है। द पीरियड ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन इज अप्रैल 2021 टू मार्च 2026। नहीं, अप्रैल 2022 से है मार्च 2026 तक। तो पहला गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया, ये भी एलिमिनेटेड है, ये भी एलिमिनेटेड है। ठीक है। सेकंड क्या है? द की ऑब्जेक्टिव ऑफ रीवैम्प्ड RGSA is to develop the governance capabilities of the पंचायती राज institutions to deliver on sustainable development goals। बिल्कुल सही बात है, SDG की बात करते हैं ये। थर्ड है द शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग फॉर रिवैम्प्ड इज 100% फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। नहीं, 100% नहीं बच्चे, रेशो है 60:40। तो ऑप्शन क्या मतलब? ऑप्शन इज बी, दैट इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे 2 ही कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं? वो आपकी कंट्रीज हैं बच्चे, पोलैंड एंड जर्मनी, इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन क्या आपका आता है? दैट इज ऑप्शन सी, पोलैंड एंड जर्मनी। सो दीज वर द डिस्कशंस फ्रॉम पॉलिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक। ये सेट डी है जो आपका आज पेपर हुआ है, और बाकी टीचर्स हैं वो आपसे बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।